फ्रेंड्स, आज फिर से आपके सामने हम एलिमेंट्री मैथ के कुछ खूबसूरत क्वेश्चन लेके तैयार हैं। तो आप भी तैयार हो जाइएगा पहला क्वेश्चन करने के लिए। धातु के 3 ठोस गोलों का व्यास, 3 गोले हैं ठोस, 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर नया गोला बनाया गया है, तो इस नए गोले का व्यास क्या होगा? देखिएगा, छोटे छोटे 3 गोले हैं, इसका व्यास दे रखा है डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? आधी। डायमीटर की आधी होती है, ये तो आप जानते ही हो ना भाई। डायमीटर ये पूरा होता है, और इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाती है? रेडियस यानी त्रिज्या, यानी 6/2 कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। समझ गए? एक दूसरा गोला है, इसका व्यास दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है आपका 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक तीसरा गोला है ठोस, जिसका डायमीटर दे रखा 10, ये 10 है डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? आधी जस्ट, यानी 5 सेंटीमीटर। इनको मिला के पिघलाया गया है, यानी इनका जोड़ दिया गया और एक भट्टी में एक में डाल दिया गया, पिघला करके एक नया गोला बना दिया, बड़ा वाला, ऐसा। तो वो कह रहे हैं भैया इसका व्यास बताओ। व्यास तो बाद में पता करेंगे, पहले हम रेडियस पता करेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा व्यास बन जाएगा, यानी डायमीटर। ठीक है, अब देखो, इनको पिघलाकर ही तो बना है ये, यानी इन तीनों का वॉल्यूम को मैं प्लस करूं तो इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, या इन तीनों का आयतन प्लस करने के बाद किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। क्यों? इनके मटेरियल से ये बना है। तो देखेंगे, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन? देखो इसका निकाल रहा हूँ, 4/3 वॉल्यूम बराबर होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। इसे याद रखना। देखो 4/3 पाई, आर कितना है इसका? 3 है, तो 3 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है आपका? 4, 4 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना? रेडियस 5 है ना, 5 का क्यूब, इज इक्वल टू, भाई इन तीनों का वॉल्यूम काय के बराबर होगा? इसके वॉल्यूम के भी इक्वल। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली है, आर क्यूब। तो देखो 4/3 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में है ना, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, इधर से कॉमन लेंगे और इधर से ये सब कट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया जी। 4 का क्यूब यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, प्लस 5 का क्यूब यानी 5 का घन, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होगा? 125 बराबर आर क्यूब। अब इनको क्या करेंगे? हम तीनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे, ये हो गया 216, 216 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आर क्यूब हमारा 216, तो आर बराबर क्या होगा? जब क्यूब हटेगा तो सामने वाले का क्या लेंगे? घनमूल, यानी क्यूब रूट, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहो तो 216। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, तो देखो इसके प्राइम फैक्टर हो जाते 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 216 होता है। क्यूब का मतलब है 3 3 के पेयर में से बाहर आना है, तो इसका कितना आ गया? रेडियस आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। व्यास पूछा है ना, व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2 गुना होता है, 2 × आर, रेडियस का 2 गुना, 2 आर कितना है हमारा? 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, संख्या हमारी कितनी है? 8 है ना, और औसत दे रखा है
14। तो हमें अच्छे से पता है फॉर्मूला, किसी चीज़ का औसत हम जब निकालते हैं, औसत इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो औसत हमारा कितना है, 14 है। देखो कुल योग हमें निकालना है, जरूरत पड़ेगी इसकी। कुल संख्या हमारी कुल कितने हैं, 8 है ना। तो यहाँ से कुल योग कितना आ गया आपका, 14 गुणा 8। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14 8 112, यानी 16 संख्याएं जो जो हमारी 8 संख्याएं हैं उनका टोटल करें हम, प्लस करें तो कितना आता है, 112। अब देखो आगे, अब 6 संख्याओं को औसत दे रखा है, तो 6 संख्याओं ये दे रखा है आपका 16, सही है। अब देखो 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनका कुल योग कितना होगा 6 संख्याओं का, यानी जोड़े हैं हम तो इसी फॉर्मूला से हमने निकाला कुल संख्या इज इक्वल टू औसत गुणा संख्या, यानी औसत है आपका 16, संख्या है आपकी 6, 16 96 96। अब देखो ये है कुल योग कितना, 8 संख्याओं का, ये कुल योग कितना है 6 संख्याओं का। अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं, 2 संख्याओं का योग आ जाएगा ना मेरा, तो शेष 2 संख्याओं का योग आ गया मेरा। तो आप लिखेंगे यहाँ शेष 2 संख्याओं का योग, एक 112 में से 96 माइनस कर दो, सही है। कितना बचता है, 16, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी हमारा 2 संख्याओं का योग आ गया, और 2 संख्याओं का औसत निकालें हम, तो औसत जो पूछ रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत, औसत इज इक्वल टू कुल योग कितना 2 संख्याओं का 16, संख्या कितनी है मेरी 2, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 8, आंसर आ गया। शेष 2 संख्याओं का औसत आ गया 8 मेरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। इन्होंने कहा है इसमें, नीरज व गोपाल की वर्तमान आयुओं का अनुपात दे रखा 2:3। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है, तो नीरज की वर्तमान आयु क्या है। कभी भी मैंने पहले भी बताया है कई क्वेश्चनों में, अगर अनुपात दे रखा हो तो उनको मान लिया करो x लगा के या कोई वेरिएबल लगा के। तो देखो माना नीरज व गोपाल की वर्तमान आयु, अनुपात दे रखा है ना, तो अब मान लेना, पहले का मान लेना कितना 2x, और गोपाल की हो जाएगी 3x, यही तो अनुपात बता रहे हैं वो, बात समझ में आ गई। अब कहना 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, अब देखो 6 वर्ष बाद, यानी ये तो है नीरज की और ये है गोपाल की आयु, और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद 6 से दोनों में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मानो आज आप 20 साल के हैं, 6 साल बाद कितने के होंगे, 6 जोड़ के बताओगे ना उसको। तो 6 वर्ष बाद ये भी 6 बड़ा हो गया, ये भी 6 साल बड़ा हो गया जी, ठीक है, दोनों बड़े हो गए। अब वही कह रहे हैं इनका जो अनुपात है, यानी इन्हें अनुपात में मैं लिखूं, इस तरह से लिखूं 3x + 6, सही है ना। तो ये कितना हो जाता है 3:4। अनुपात को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, आपको अच्छे से पता होगा प्रीवियस क्लासों में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 का तो इन दोनों से कर दो, 4 का इन दोनों से कर दो, तो 3 3 जा 9x, 3 6 जा 18, 4 2 जा 6x, और 4 6 24। समझे इस चीज को। x को x के पास ले आओ, यहाँ हमारा 9x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 6x, इधर 24 पहले से बैठा हुआ है, इसे 18 को इधर ले जाओगे तो माइनस का कर दो, क्योंकि इधर प्लस का है। 9x में से x गया, कितना बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा 6 बचा ना, ठीक 6।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, देखो सही है, गलत तो नहीं कर रखा। 3 3 9, 3 6 18, 4 दूनी 8, ओहो देखो 4 दूनी 8x, मैं वही देख रहा था 8x आएगा या भाई 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8x हो गया ना, 4 6 24। अब मैं 8x को इधर लाऊंगा तो 9x में से 8x जाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही x तो बचेगा, 24 में 18 गया 6, यानी x की वैल्यू 6 आ गई आपकी। तो नीरज की वर्तमान आयु क्या मानी थी मैंने, देखो ऊपर, नीरज की वर्तमान आयु है आपकी 2x, 2x की वैल्यू अभी अभी निकली है हमारी कितनी, 6 है, कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 वर्ष हो गई उसकी। ठीक है, और गोपाल की भी आप निकाल सकते हो, अगर गोपाल की पूछी नहीं है इन्होंने, गोपाल की अगर पूछेगी तो x की वैल्यू क्या रख देंगे, 6 हम किस में रख देंगे, इसमें 6 यहाँ रख देंगे, 6 18, 18 वर्ष का क्या हो जाएगा आपका, गोपाल हो जाएगा। बात समझ गए। और करते हैं क्वेश्चन कुछ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, पहले रीड कर लीजिएगा। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद दोनों की आयुओं का योग 62 वर्ष हो जाता है। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अंतर है, देखना, ध्यान दीजिएगा। माना पिता की आयु को मैंने मान लिया x वर्ष, कोई वेरिएबल मान लो, x नहीं है, मैं x मानता हूं ज्यादातर, और पुत्र की आयु मान लो y वर्ष। सही है। अब उन्होंने जो बोला है 6 वर्ष पहले दोनों की आयु, पिता की तो ये रही और पुत्र की ये रही, 6 वर्ष पहले की बात करता है। मानो आप आज 20 साल के हो और 6 वर्ष पहले कितने साल के थे बताओ, तो 6 को घटा के तो बताओगे कि भैया मैं 14 साल का था। तो पहले की आयु हमेशा घटती है, बाद की आयु हमेशा जुड़ती है, याद रखना इस चीज को। तो 6 वर्ष पूर्व यानी 6 इसमें से माइनस कर दिया, 6 इसमें से माइनस कर दिया, 6 वर्ष पीछे का जमाना की बात हो गई। अब आयु, पिता की आयु यानी ये वाली जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की आयु ये है, इसके 4 गुने के बराबर है ये वाली आयु, यानी पिता की आयु इस पुत्र की आयु की 4 गुने के बराबर है। x माइनस 6, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4y, 4 6 24, x y को इधर ले आओ, ठीक है, y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 24 इधर है, ये प्लस का हो जाएगा 6 इधर आके, तो 24 में से 6 करेंगे तो माइनस के 18, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब फिर दोबारा से कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद फिर से लिख लो, x को यहाँ लिख लो, y को यहाँ लिख लो, 10 वर्ष बाद दोनों में 10 10 जुड़ जाएगा, बताया था ना बात की ये जुड़ती है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग यानी इन दोनों का, यानी इसका और इसका सम करें यानी योग करें तो कितना आना चाहिए, 62 लिखा उन्होंने, 62 वर्ष हो जाएगा। तो x प्लस वाई 10 और 10 20 है ना, इसे इधर आके माइनस कर दो, 62 माइनस 20 कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ये आ गया 42। ये समीकरण नंबर हो गया 2। बस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे दोनों समीकरणों को हल करने पर x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 18 और दूसरा है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 42। देखो ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों के साइन कैसे सेम है ना, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का और ये भी माइनस का, कैंसिल कर दो, माइनस के 4y माइनस का 1y माइनस के 5y, इधर देखो ये माइनस के हैं दोनों, तो 8 हो तो 10 और ये हो जाएगा आपका 60 हो गया ना, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस होता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 60/5, ये आ गया 12,
12 बार कट गया ना। y की वैल्यू आ गई 12। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, चलो कोई नहीं, 2 में रखने पर 2 हमारा कहाँ है, ये रहा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 42। x तो हमें निकालना है, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12 इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू 42 में से हम 12 को माइनस कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 में से 2 गया 0 और 4 में से गया 3। x की वैल्यू 30 आ गई। दोनों की आयु आ गई। अब दोनों की आयु का क्या पूछा, अंतर। ये तो पिता की आयु मानी थी मैंने, याद करो, है ना, और y मैंने मानी थी पुत्र की आयु। इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस कर दो बड़े वाले में से, दोनों की आयु का अंतर। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। दोनों की आयु यानी पिता की आयु 30 साल में से बच्चे की आयु माइनस कर दो 12 साल, सही है ना। कितना बचेगा, 18 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। समझ गए। एक और ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है रुपए 2 के 3 के हिसाब से केले खरीदे गए, यानी 2 रुपए के 3 तो खरीदे गए और 3 रुपए के 2 बेचे गए, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखो, देखना, ध्यान दीजिएगा। 3 केले खरीदे हैं कितने रुपए में, 2 रुपए में। तो एक केले का क्रय मूल्य, एक केला कितने का आएगा बताओ भाई। 3 केला 2 रुपए के, तो एक केला 2/3 का। क्यों जी, सही बात है ना। अब बेचे कैसे हैं, 3 रुपए के 2। देखो, 2 केले बेचे गए कितने रुपए के, 3 रुपए के। तो एक केले का विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, 2 केले 3 के, तो एक कितने का होगा, 3/2 का। इतने रुपए के बेचे गए। ये क्रय मूल्य आ गया एक केले का, ये विक्रय मूल्य आ गया। लाभ क्या होता है, लाभ आप अच्छे से जानते हो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमारे सेल्स प्राइस कितनी है, विक्रय मूल्य कितना है, 3/2 है ना, 3/2 माइनस क्रय मूल्य कितना है, खरीदा गया कॉस्ट प्राइस 2/3। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम, 2 तिया 3 तिया 9 और ये 4, कितना आ गया 5/6। ये लाभ आ गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत लाभ 5/6। परसेंटेज निकालना होता है तो याद रखना 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंटेज दिया होता है तो 100 का डिवाइड करना होता है। और किसके साथ निकालते हैं, हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के साथ। क्रय मूल्य कितना है आपका, 2/3 है ना, तो 2/3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर उछल के, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से कट गया कितना 25 बार, यानी 5 गुणा 25, 25 पंजे 125, 125% उसका फायदा हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। प्रैक्टिस में करिएगा इनको अच्छे से, बहुत आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।